सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने कुछ रिसेंट अनबॉक्सिंग्स करी थी और मैंने अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि एक तो मैं ये सीरीज पढ़ने वाला हूँ। एंथनी की जो मेरे पापा की जो सीरीज है 4 पार्ट्स की वो मैं पढ़ चुका हूँ। प्लस मैंने जो ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो कलेक्टर एडिशंस आए हैं उसमें से निशाचर मुझे काफ़ी पसंद आया था। सबसे पहले इसी का आर्ट रिवील हुआ था। ऐसे पढ़ने का मन किया, उन्होंने पूरा पढ़ा। ये इसके पेपर बैग्स मैं पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। ओरिजिनल राज कॉमिक्स रिप्रिंट में जो 90 वाले जो रिप्रिंट्स आए थे वो मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ। और पूरी तरीके से मैंने इसको आज पढ़ा। और आपको ना, आप जब बुक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपको कुछ बातें याद होती हैं। आपको लगता है कि आपने कॉमिक्स पढ़ रखी है, जैसे कि ये बुक है, ये मुझे पता है कि मैंने पढ़ रखी है, ये बुक मैंने पढ़ी हुई है। ऐसे ही इच्छाधारी है नागराज की मैंने पढ़ी हुई है, निशाचर मैंने पढ़ी हुई है। बट होता क्या है कि कुछ मेमोरीज काफ़ी फेड अवे हो जाती हैं। जैसे कि इच्छाधारी मुझे अभी भी फ्रेम टू फ्रेम याद है, मुझे उसकी स्टोरी पूरी पता है। बट निशाचर मैंने आज पढ़ी पूरी, तो सच में मेरे लिए ये अलग एक्सपीरियंस रहा। मतलब मेरे को लगा नई बुक पढ़ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं मिस आउट कर दी थी। मतलब आपको धुंधला धुंधला याद रहता है। सबसे बड़ी बात तो छोटा सा मैं कंपेयर कर देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, काफ़ी बातें हो चुकी है इस बारे में। पर अभी तरह है ना कि ये जो सिल्वर जुबली एडिशन 2022 में आए थे। और राजा की तबाही, प्रलय विनाश और तानाशाह, तो उन्होंने उस 1997, 1998 और 1996 की बुक्स कलेक्टिवली उन्होंने 2022 में उन्होंने रिप्रिंट करे मनोज गुप्ता जी ने, और उसको सिल्वर जुबली एडिशन बनाया। और ऐसे ही उसके 2 साल बाद, यानी कि प्रलय विनाश के बाद में, फिर तानाशाह के बाद सूरमा है, ये 1998 में आया था। निशाचर और कलयुग 1999 में आए थे, और कयामत जो है ये 2000 में आया था। तो कलेक्टिवली अगर अपन 1999 को पकड़ें तो वो 2024 में उसका सिल्वर जुबली बनता है, यानी कि ठीक 2 साल के बाद। तो 2022 का प्रिंट ये है, ये उनके सिल्वर जुबली एडिशन है। ये 2024 का प्रिंट है, दोनों के दोनों सिल्वर जुबली एडिशन है। टाइमिंग भी परफेक्ट है। और अगर हम इनकी प्रिंटिंग देखें तो इसमें अगस्त 2022 लिखा हुआ है। प्रलय प्रलय वाला जो सिल्वर जुबली एडिशन। और अगर यदि हम निशाचर वाला अगर हम देखें उसका पब्लिकेशन, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगस्त 2024 है, मतलब एग्जैक्टली 2 साल के बाद सेम टाइप का प्रोडक्ट। ठीक है। और ये इनका जो मैंने पहले भी अनबॉक्सिंग में मैं बता चुका हूँ कि जो रिप्रिंट का जो प्राइस था वो 600 रुपीज़ रखा था उन्होंने 2022 में। और 2024 में भी इन्होंने इसका जो है 600 रुपीज़ रखा। और इसके जो पेपर बैग आए थे वो 180 रुपये के हिसाब से रिप्रिंट हुए थे दोनों ही। मतलब ये पूरा सेट जो है 4 बुक्स का इनका और 4 का इनका। लंबी चौड़ी बात उसके बारे में अभी नहीं करूँगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इनके जो पेपर बैग्स आए थे वो एग्जैक्टली सेम थे, बिग साइज़ में है या मैट फिनिश सब कुछ है। बट जब एक कलेक्टर एडिशन आया परलाए का, तो उन्होंने उसको ग्लोसी में प्रिंट करा था। तो ग्लोसी में आप देख सकते हैं कितने जो कलर्स वगैरह काफ़ी पंची आते हैं। और प्रलय कभी ग्लोसी में प्रिंट हुई भी नहीं थी। मतलब निशाचर, कलयुग वगैरह ये सब ग्लोसी में प्रिंट हो चुके हैं, बस सूरमा ही हुआ था रेगुलर साइज़ में। बट प्रलय मैंने कभी देखी नहीं और तानाशाह नहीं देखी। राजनगरी तबाही विनाश देखी थी, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था वो ग्लोसी में देखना इनको। पेपर बैग में हम इनको देख चुके थे मैट फिनिश में, तो ग्लोसी में था। और इसमें आपका जो एक्स्ट्रा कुछ बनाया गया था, अनुपम सिन्हा जी ने 4 न्यू आर्ट बनाई थी उनके लिए, इधर भी सेम ऐसा ही हुआ था। ये आपने अनबॉक्सिंग में भी सुना होगा। डिज़ाइन सेम रखा है, देखो प्रलय का ग्लास कट है, ये देख सकते हैं आप ऐसे। तो वैसे निशाचर ग्लास कट में रखा, मतलब एक थीम सेम रखी है, कलर थीम भी आपको एक मैच करती हुई मिलेगी। बैक का जो पेज है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पुरानी आर्ट को यूज़ करके उनको एक थीम क्रिएट की थी। और प्रावी तारा जिसमें कि प्रलय का नाम सबसे पहले आता है, इसमें अस्तर वगैरह भी ऐसे डिज़ाइन हुए थे। मान लो कि ये पीछे इन्होंने ब्लू कलर चूज़ करा तो ब्लू कलर का अस्तर होगा, और ऑरेंज चूज़ कर लिया तो ऑरेंज का होगा, येलो चूज़ किया येलो का होगा, ऐसे ग्रीन चूज़ किया था तो ग्रीन रहेगा। तानाशाह में शायद ग्रीन चूज़ किया था। और ये अस्तर ऐसा था, देखो स्मूथ सा है। और एक और अस्तर है इस तरीके से, मतलब 2 अस्तर 2 पेज चिपके हुए हैं। और उसके बाद में इसमें बोनस कंटेंट था पीछे। अगर हम इसके एक्स्ट्रा जो कंटेंट की हम बात करें, अगर पेपर बैग से इनको डिफरेंस हम करेंगे सिल्वर जुबली एडिशन का, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें लिखी है। जैसे रजत जयंती संस्करण है, ये भी है भाई रजत जयंती संस्करण, सेम टू सेम वहीं से टेक्स्ट इन्होंने उठाया होगा जब बनाया होगा। अनुपम सिन्हा द्वारा चित्रित कवर है, इन्होंने भी लिखा भाई सेम टू सेम। और उसके बाद लास्ट एक पॉइंट है इसमें, कॉमिक्स से जुड़े हुए छुए अनछुए पहलुओं को उजागर करते हुए बोनस पेजेस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉमिक्स से जुड़े हुए छुए और अनछुए पहलुओं को जैसे ये लिखा है 16, यानी कि 16 एक्सक्लूसिव, यहाँ पे 16 वर्ड हटा दिया गया, मैं इस पर आऊँगा। और बाकी जो है इसमें काफ़ी कंटेंट आप देख पा रहे हैं। इसमें बुलेट्स जो है वो 6 हैं, यहाँ पे वो आधी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। बाकी के जो कंटेंट है अनुपम सिन्हा जी के कलम से, या जो अपने स्वर्ण राजपृष्ठ जो है मनोज गुप्ता जी वाला, और प्लस जो है नीतीश शर्मा जी द्वारा रोचक कॉमिक्स ट्रिविया, ये इसमें भी है, पर इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं नाम दिया। और मैं कई बार मुझे आश्चर्य होता था, चाहे हम
संपूर्ण कालचक्र की बात करें, मैंने मारा ध्रुव की बात करें, या फिर हम बात करें किसी भी कलेक्टेड एडिशन की मनोज गुप्ता जी की, तो एक ट्रिविया सा होता है। और मैंने कई बार ये अपने वीडियोज़ में भी मैंने बोला है कि उसको कौन बनाता है? क्या अनुपम सिन्हा जी लिखते हैं? जैसे कि ये तो हो गया राजपृष्ठ जो मनोज गुप्ता जी ने लिखा, ठीक है? ये हो गया अनुपम सिन्हा जी के कलम से जो अनुपम सिन्हा जी ने लिखा। और एक होता है इनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नरेशन टाइप का होता है, उसको हम ट्रिविया बोलते हैं। जैसे ये अभी इसमें देखो बोनस पेज आएंगे, तो ये जो कैरेक्टर्स का होता है स्टोरी का ऐसे जो नरेशन टाइप होता है, मैं कहता था ये कौन बनाता है? तो ये इनमें इसमें लिखा हुआ है नीतीश शर्मा करते हैं ये काम, ठीक है। अब निशाचर में भी ऐसा ट्रिविया तो है, बट वो सिंगल पेज का ही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट कर दिया गया है। बट हाँ, ये जो 6 बुलेट्स हैं यहाँ पे, 4 बुलेट्स हम कर सकते थे, बट 3 ही किए इन्होंने, क्योंकि वो ट्रिविया इतना ज़्यादा भी नहीं पर है, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे कंपेयर ये कर सकता हूँ कि प्रावी तारा के मुकाबले सोनी काका बोलते हैं इसको एक्चुअली, सूरमा जो है सोनी, निशाचर, कलयुग और कयामत, सोनी काका बोलते हैं, इसे प्रावी तारा बोलते थे। तो इसमें कंटेंट कट हुआ है, लेकिन हाँ है। प्लस सबसे जो मुझे एक चीज़ ने डिसअपॉइंट करा, वो करा अस्तर ने, जो मैं अस्तर मेंशन करा था। यहाँ पर ये पीले कलर का एक अस्तर सा लगाते हैं, और जो हम बच्चों के चार्ट लाते हैं ना, वो एक तरफ से थोड़ा स्मूथ ग्लोसी टाइप का होता है, दूसरी तरफ रफ होता है। आप इसको महसूस कर पाएंगे एग्जैक्टली वही चार्ट है। और ये मुझे सर्फ सत्र में भी देखने को मिला था, बहुत ही बेकार लगता है ये। बट शायद ये कॉस्ट कटिंग का तरीका होता होगा, अदरवाइज अगर ये बेकार लगता है तो फिर वो कोई क्यों यूज़ करते होंगे? डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करने के लिए। तो डेफिनेटली अस्तर के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है ये सोनी काका वाले कैलकुलेशन। प्रलय और में ये इसकी जान थे, ये जो कलर की स्कीम थी। और ऑफ कोर्स नोवेल्टी, इनके साथ में हर एक कॉमिक के साथ में बड़े बड़े स्टैंडी दिए गए थे, जैसे ये नागराज ध्रुव का स्टैंडी बना दिया, स्टिकर्स दिए गए थे, पुरानी आर्ट के पोस्टर दिए गए थे। अच्छा, इसमें पता नहीं कौन सा स्कीम चल रहा है, मुझे कयामत में सूरमा का पोस्टर मिला और सूरमा में भी सूरमा का पोस्टर मिला, और जय के साथ वैसा हुआ, पता नहीं ऐसी गलतियाँ क्यों होती हैं, खैर जो भी है। तो ये सब चीज़ें थी। तो मतलब प्रलय के मुकाबले, ये जो प्रावी तारा के मुकाबले सोने का थोड़ा डाउन बढ़ जाता है एक चीज़। और ग्लोस की जो मैं बात कर रहा था, तो निशाचर बिल्कुल भी ग्लोसी नहीं है, मतलब आपको मैपलितो के फील देगा, लेकिन हाँ बेटर पेज है, प्रिंटिंग वगैरह इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे निशाचर आई थी वैसी ही है। बट ग्लोसी वाला आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। अगर आपको ग्लोसी फुल ग्लोस में एक्सपीरियंस करना है, ये भी आज चाहे मनोज गुप्ता जी इसके रिप्रिंट ला चुके हैं, पेपर बैक और कलेक्टेड एडिशन सिल्वर जुबली, और मनीष गुप्ता जी भी इसके जो एक अलग से ही विद स्लिप केस, वो भी 2400 रुपये का सेट लेकर के आए। बट स्टिल अगर आपको फुल ग्लोस में इसको एक्सपीरियंस करना है, तो मेरे पास ये पूरा सेट रखा हुआ है रेगुलर साइज़ में, सूरमा को छोड़ करके। तो वो ओरिजिनल जैसा है रिप्रिंट, वो 90 उसमें प्रिंट था। आपने आई एम श्योर आपने अनबॉक्सिंग्स देखी होंगी, तो वो एक थोड़ा बेटर है, मतलब ग्लोसी के मामले में। मे बी शायद ये भी रीज़न ना हो। तो डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग तो उन्होंने करी है। कॉस्ट कटिंग कहाँ करी है? सबसे पहले तो अस्तर में करी है कॉस्ट कटिंग, जो कि काफ़ी बुरी लगी एक चीज़। दूसरी कॉस्ट कटिंग करी इन्होंने बोनस कंटेंट पर, और बहुत ही उसको चालाकी से यहाँ पे लिखा होता ना, कॉमिक्स से जुड़े छुए अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं 16 एक्सक्लूसिव बोनस पेजेस। तो 16 इन्होंने हटा दिया, कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा मैं बताऊँ, देखो अनुपम सिन्हा जी कुछ वो है नहीं, तो बैक में तो कुछ है ही नहीं। जो प्रावी तारा या जो प्रलय में था, तो शुरुआत होती थी इस तरीके से क्रेडिट से। पुराना वाला जो आर्ट जिसके पोस्टर भी मिले थे वो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम उसी तर्ज पर पुराना आर्ट जिसके पोस्टर दिए हुए थे वो दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में एक ऐसे जो जो इनका मुद्रण का जो है वो डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, तो वो प्रावी तारा में भी आपको मिल जाती है सेम उस तरह से। अब ये राजपृष्ठ वगैरह सब कट कर दिए, राजपृष्ठ गया, अनुपम सिन्हा जी की कलम से गया, और कॉमिक शुरू हो गई। अब इसके बचे हुए जो बोनस पेजेस पीछे थे, जो मैंने नीतीश शर्मा जी वाले बताए थे, ट्रिविया वगैरह या एक्स्ट्रा ये ऐड वगैरह, वो सारे, क्योंकि इन्होंने कंटेंट इतना कम कर दिया ना, वो सारा आगे कर दिया। मतलब इसके पीछे कोई बोनस पेज नहीं है निशाचर वगैरह के पीछे, बस कॉमिक्स खत्म हो जाती है और पीले रंग का अस्तर होता है, आगे है जो भी है। और जो नीतीश शर्मा जी का ट्रिविया होता तो सिंगल पेज का है, सिंगल पेज में भी 3 चित्र ही आ गए। और एक ये संयोगी कहा जाएगा इसको भी, कि ये जो चित्र का जो ये जो आर्ट ली गई है निशाचर में, जब मनीष गुप्ता जी ने भी रिप्रिंट करा था, तो उन्होंने नोवेल्टी के लिए ये वाली आर्ट को चूज़ करा। मतलब ये जो आर्ट है वो दोनों ने चूज़ करी है, इन्होंने अपने ट्रिविया पेज के लिए चूज़ कर ली, और मनीष गुप्ता जी ने अपने वो लहंगे के लिए चूज़ कर ली। तो इसके आगे पीछे दोनों बोनस पेजेस थे, और ये भी इसमें देखो ग्लोस आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये जो बोनस वाला है इसमें भी ग्लोस नहीं, यानी ये बात तो क्लियर है कि इन्होंने कोई पुराना स्टॉक यूज़ नहीं करा, पूरा ही नया रिप्रिंट करा है इसको। तो पेज काफ़ी थिन है और एकदम सिंपल से है, लेकिन हाँ, लेकिन अच्छी ठीक है, मतलब काम चल सकता है इनसे। तो काफ़ी थिन बुक बन जाती है, जो ऐसे हैंडल करने में काफ़ी ईजी होती है। क्योंकि मनीष गुप्ता जी का जो सोनी का था विद स्लिपलेस काफ़ी मोटा एक पार्सल बन जाता है उसका, एक ध्रुवारम के बराबर। बट ये मैंने डबल कॉपीज़ मंगवाई थी, आप अनबॉक्सिंग चेक कर सकते हो, तो इजीली मैनेजेबल था। तो ट्रिविया भी काफ़ी कम हो गया, मतलब ट्रिविया भी मतलब वो मजे वाली बात नहीं है जो इसमें देखो। इसका जो ट्रिविया है, या आप यदि आप संपूर्ण कालचक्र आप देखें, षड्यंत्र आप देखें, मैंने माधुर को, तो गजब का ट्रिविया दिया गया है। उसके बाद जो एक सिंपल सी थीम होती है वो सेम रखी गई है। देखिए यहाँ पर
जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी क्लियर किया था। पेंसिलिंग अनुपम जी की है, इंकिंग जगदीश जी की है, फ्लैट कलरिंग है, और ये जो है और सेम यहाँ पे भी किया गया था। तो वो ग्लॉस में ना एक अलग आपको आर्ट वगैरह कलर स्पंची अच्छा दिखता है, यहाँ पे भी अच्छा दिखता है, और कंपेयर यदि करेंगे तो वो नहीं दिखता। फिर उसके बाद में जो एड गैलरी है, कवर गैलरी है, वो सब इसमें काफ़ी कुछ देने का प्रयास किया गया था पुराने कलेक्टर एडिशन में। बट यदि हम उससे कंपेयर ना करें तो इंडिविजुअली ये बुक अच्छी है, उतना बुरा नहीं है। ऐड वगैरह है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि थोड़ा और एक दो पेज बढ़ा देते और इसको ऐसे जो है प्रिंट पूरे पेज में देते तो थोड़ा मज़ा आता। तो इन्होंने बहुत ही उसमें 16 पेज वर्ड ही हटा दिया, यहाँ पे जो 16 वर्ड यूज़ किया था, है ना। ये कॉमिक से जुड़े छुए और अनछुए, अब छुए और अनछुए क्या बचते हैं, कुछ बचता ही नहीं ना इसमें, केवल ट्रिविया ही तो है और क्या है। तो ट्रिविया में 2-3 पॉइंट है, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब वो उतना एक्सप्लोर नहीं करा गया है। चलिए ये तो हो गया कंपेयर की बात, वो जोसेफ ने भी आई थिंक किया होगा। तो ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए कंपेयर कर दिया, बुक पढ़ी थी इसलिए। और तो मुझे लगता नहीं किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बात करते हैं स्टोरी की, जो मैंने कभी करी नहीं। तो मैंने कहा आज मैंने इसको पढ़ा है पूरा, तो स्टोरी की बात करते हैं। तो पूरी फ्रेश स्टोरी मुझे लगी, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज में इस बात से हुआ कि जब नागराज और ध्रुव टकराते हैं, या पहले कभी जैसे मर्द और मुर्दा, या जो पहले टू इन वन आते थे, तो उसके अंदर फिर भी है ना, जो लड़ने का जो कारण बताते थे दो हीरोज़ का, वो इतना ज़्यादा सुपर नेचुरल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मतलब यहाँ पर जो कौन टकराए, डोगा और ध्रुव, जो बिल्कुल बिल्कुल साधारण है, मतलब वो इनकी अपने सर्कस की ट्रेनिंग्स हैं, कलाबाजियाँ हैं, यहाँ पे इनके जिम की ट्रेनिंग है। लेकिन वो नहीं है, मतलब सुपर नेचुरल कुछ था ही नहीं, लेकिन बुक पूरी सुपर नेचुरल है। इवन इनके जो टकराव का कारण है कम्प्लीटली सुपर नेचुरल है, वो एक थोड़ा सा ये है। कवर बहुत ही खूबसूरत बना है, मतलब निशाचर का ये नया कवर मुझे बहुत बेहद पसंद आया। तो इंडिविजुअली काफ़ी अच्छी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज उन्होंने रिलीज़ करा है। लेकिन जो कॉस्ट कटिंग हुई है उसको हम ऐसे आप कर सकते हैं कि 2 साल पहले रिलीज हुआ था, अब रिलीज हुआ मे बी इसलिए कॉस्ट कटिंग करी हो, नोवेल्टीज में कटिंग करी है। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल जो इन्होंने डील दी है, जो इन्होंने कॉम्बो का दिया था, वो मैंने आपको इसलिए मैं डबल कॉपीज़ मैंने बुक करी है। आपको अपने अनबॉक्सिंग आप चेक कर लेना, मैंने डबल कॉपीज़ बुक करी है उसी कारण से। और एक कोइंसिडेंटली इनके पेपर भी बहुत है, मतलब अगर ये मैं इस कलेक्टेड एडिशन की बात करूँ तो इन चारों का पूरा सेट 3 है, कलेक्टेड एडिशन मेरे पास 3 है। एक्चुअली 4 थे सेट, एक मैंने सौरभ भाई को दे दिया था पूरा सेट, तब जाके 3 है। प्लस इनके पेपर बैग्स भी 3 सेट पक्के होंगे। तो वो एक बात है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इनका पेपर बैग का एक ही सेट है मेरे पास में, और कलेक्टेड एडिशन का मैंने डबल मंगवाया है, तो ये एक बात है। स्टोरी पे आते हैं, इसको छोड़ते हैं फिलहाल, कंपेयर काफ़ी हो गया। बट हाँ, स्टोरी की बात करें तो भी है ना, ठीक है, क्योंकि आप यदि वो बोनस पेज यदि आप पढ़ोगे, मैंने पढ़ के भी पढ़े आज, तो मनोज गुप्ता जी ने ये बताया कि भाई उस ज़माने में कॉमिक्स कितनी ज़्यादा बिकती थी, तो इसमें यही बताया कि प्रलय की इतनी कॉपी बिकी हुई हैं, हमको प्रिंटर वाले का ऑर्डर आ गया, वो ऐसी बातें वो हमने खूब सुन रखी हैं, मतलब ये नहीं भी हो तो चलता। अनुपम जी ने भी थोड़ा बहुत वही बताया कि पहले इंकिंग वगैरह का काम कभी ऐसे होता था वैसे होता था, तो मतलब इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। यदि आप इनको भी दोनों को पढ़ लोगे ना, तो उसको भी आप निशाचर से कनेक्ट करना चाहो तो कर दोगे, कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अनुपम जी की नई आर्ट मिलती है, और ओल्ड आर्ट को आप बिकॉज ऑफ पोस्टर मिस नहीं करोगे। लेकिन ये जो गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कयामत में उन्होंने दिया ही नहीं पोस्टर, वो सूरमा का दे दिया, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सांत्वना देने के लिए ये आर्ट है यहाँ पे। और बाकी तो अपने पास में 90 रुपये वाले वो हैं ही, रिप्रिंट रखे हैं, तो कोई चिंता की बात है नहीं। यहाँ पे देखो, ये पूरे यहाँ पे क्रेडिट्स यहाँ दिए हुए हैं आपके सामने, और काफ़ी अच्छी है, मतलब लेकिन फिर भी स्टोरी काफ़ी एंगेजिंग है और आपको बांधे रखती है। तो इसमें स्टोरी है 3 लोगों की, निशाचर, नारकी और पातकी, ये राक्षस टाइप के कुछ हैं। और ये लोग हैं हमारे 3 लोग यहाँ पर भी हैं, ये पापात्मा समझ लीजिए, पुण्यात्मा समझ लीजिए, डोगा, सुपर कमांडर ध्रुव और लोरी, ठीक है, जो वेम्पायर कॉमिक्स में आई थी ध्रुव की पहले। और ये उनके थोड़े से एविल वर्जन्स हैं जो बनाए गए हैं। होता क्या है कि आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले की कहानी इन्होंने सेटअप करी है, और उस ज़माने में इन लोगों को कैद कर लिया गया। तो नारकी और पातकी को कैद कैसे करा, एक कोई काला मोती है मान लो, उसमें नारकी को कैद कर दिया। एक सीपी है, उसी मोती की जो सीप होती है उसमें पातकी को कैद कर दिया, और निशाचर को ज़मीन के अंदर गाड़ के कैद कर दिया। ऐसा इसमें कुछ सेटअप बनाया है, और एक एक करके उन चीज़ों को अनफोल्ड करा गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है डोगा का, मतलब वहाँ से शुरुआत होती है, स्टोरी वहाँ सेटअप होती है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि एक क्राइम सा हो रहा है, मुंबई में क्राइम होते रहते हैं इनके हिसाब से, कि कब्रिस्तान में किसी जिंदे आदमी कब्र खोद रहे होते हैं एक, और फिर बाद में डोगा वहाँ आ जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी थी मेरे को, देख के इतना अच्छा फील हुआ कि अनुपम जी का मतलब काम मुझे बेहद पसंद आता है, तो बहुत अच्छा बनाते हैं वो कैरेक्टर्स को। लेकिन बात जब डोगा की आती है तो उसमें मनु जी का कोई सानी नहीं है, और इसमें इतना इतना अच्छा फील हुआ ना कि मतलब आपको डोगा मनु जी का मिलता है। बस एक ही बात इसमें मुझे बुरी लगी थी कि 1998 में आया था, जो कलयुग 1999 में आया था, आई एम सॉरी। और इससे पहले 1998 में जब ये सूरमा वगैरह आ रहे थे, तानाशाह,
तब कोबी और बढ़िया आ चुका था, तो वो इफेक्ट अगर इसमें मिल जाते तो और भी मज़ा आता, मतलब थोड़े कलरिंग के इफेक्ट नहीं मिले इसमें, बट इट्स ओके। तो डोगा आया मनोजी वाला, देखो आप देखो, तो इसमें काफ़ी अलग अलग इसमें आपको आर्टिस्ट मिलेंगे, विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलेगी, विठल कांबले जी की इंकिंग मिलेगी, मनु जी की इंकिंग मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा। इवन इंकिंग क्या, मुझे तो लगता है कि मनु जी ने डोगा बना दिया होगा, अनुपम जी ने ऐसे करके रख दिया होगा कि डोगा बनाना है। तो फाइट वगैरह होती है, फिर डोगा क्या करता है, गुंडों को, जो अपराधियों को दंड देने का उसका तरीका होता है, वो बोलता है कि वो पहले की खुद ही कब्र को छोड़ो, अब तुम अपने लिए नई कब्र खोदो। तो वो अपनी नई कब्र खोद रहे हो, तो हिंसा फैल रही होती है। और इसका सेटअप स्टोरी कैसा बनाएगी, जो पुरानी खोदी हुई कब्र थी उससे निशाचर थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा होता है। तो निशाचर एक पापात्मा है, उसको कैद कर लिया गया जमीन में, लेकिन ओवर टाइम में क्या हुआ, पृथ्वी पर मान लो पाप वगैरह बढ़ने लगे, तो पाप अगर जब होगा, उसके तिरंगे बढ़ेंगे तो निशाचर की ताकत बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, डोगा का तरीका अपराधियों को दंड देने का काफ़ी ज़्यादा हिंसक होता है, तो वो हिंसा की वजह से और हिंसा भड़कती है, तो ये जो ज़मीन से बाहर आ जाता है, बस इतनी सी बात है। और जाके अपना डोगा से भिड़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, रीज़न उसका ये होता है कि इसको अपने आगे अपनी योजना बनानी होती है, अपनी एनर्जी को कम नहीं करना चाहता। इसी चीज़ों में 15-16 पेज निकल जाते हैं, और निशाचर से थोड़ा लड़ रहा होता है। निशाचर एक चमगादड़ को जो है कुछ शक्ति दे करके कुछ बना देगा। देखो डोगा ज़बरदस्त लग रहा होता है मनोज जी का, लेकिन ये मनोज जी का काम पूरी कॉमिक्स में नहीं चलेगा, थोड़े कम टाइम तक चलेगा। अब क्या है कि निशाचर चाहता है कि अपने काम को बढ़ाए, तो उसके लिए उसको नारकी और पातकी को भी रिलीज़ करना है, आज़ाद करना है। अब वो मोती और सीपी वाला काम शुरू होता है, तो वो मोती का पता लगाने के लिए ये इस चमगादड़ को कुछ राक्षस बनाया था। और यहाँ पे एक आश्रम है, जो इसमें लिखा है कि भाई काफ़ी साल पहले माया योगी करके कोई थे, तो उन्हीं का दया योगी माया योगी का चक्कर है, कुछ 100 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, वहाँ पर ये मोती इस तंत्र में कैद है। तो यहाँ पर कुछ आधुनिक हथियारों को लेकर के साधु का वेश बना करके लोग चोरी वगैरह करने आते हैं दुर्लभ मूर्तियों की, इसको चुराने चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो तिलिस्म सब तंत्र से बना हुआ है, उसमें उसका गुंडे का हाथ फंस जाता है। और वो फिर वो जो है अपने ये आ गए दया योगी, जो माया योगी के वंशज हैं। और फिर बाद में इनकी होती है, ध्रुव इनको बचाता है, और ध्रुव पूछता भी चक्कर क्या है सब कुछ, तब जाके देखिए इस बुकमार्क कितना अच्छा बनाना है आर्ट वाला। तो फिर वो जो दया योगी है, वो पूरा बता देता है कि क्या स्टोरीज थी, उसने फिर पूरा बताया कि किस तरीके से पाप वगैरह बढ़ा, निशाचर वगैरह, और ये देखो नार की पात के वो किसी ने कैद कर दिया था, वो सब चीज़ें क्या पता कभी इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। अनुपम जी से बहुत सारे हिंट्स छोड़ देते थे। तो फिर ये स्टोरी वगैरह होती है, फिर वो चमगादड़ टाइप का कुछ आ जाता है उस मोती का पता लगाने के लिए, कुछ ऐसा वार कर देता है दया योगी पे कि वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, और वो कुछ बता रहा होता है। देखो वो कुछ बता, इसके आने से जस्ट पहले बता रहा हो रहा था कि जो है इनको तो उन्होंने सीपी में कैद कर दिया था, मोती और सीपी में, नार की और पात की को, यहाँ कहीं लिखा होगा, काले मोती में बंद कर दिया, एक को सीप में और एक को काले मोती में बंद कर दिया। लेकिन अब वो निशाचर का बताने ही वाला था, तो उसमें पॉइंट वो बोला था कि इन्होंने देखो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पवन विषैली हो चुकी थी, जल भी बंधक हो चुका था, अग्नि से विनाश फैला रही थी, तो आगे कुछ और वो जो चीज़ माया योगी है, मतलब इनके इनके पूर्वज सोवे की सहायता वो थी, और इतने में ये आ जाता, फिर वो कौन वो बात रह जाती है। अंत में हमको पता था कि एक्चुअली इसका हिंट शुरू से था कि निशाचर जमीन से बाहर आया था, तो वो चीज़ जमीन हो सकती थी, ऐसा कुछ था। खैर, तो ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वगैरह एंड होता है, और वो मोती इनके हाथ से निकल जाएगा घुमा फिरा के, क्योंकि वो ध्रुव एकदम से शौक हो जाता है, क्योंकि ये चमगादड़ जैसा मनुष्य एकदम से वो चमगादड़ बन जाता है, तो वो ऐसा करके अब इसका 1/3 पार्ट निकल चुका है, निशाचर आज़ाद हो चुका है, नारकी आज़ाद हो जाएगा। अब इनको चाहिए वो सीपी, बात की आज़ाद कराने के लिए। उसको अब क्या है कि वो मोती तो राजनगर में था, अब सीपी है मुंबई में, फिर से स्टोरी मुंबई में आ जाएगी। स्टोरी की शुरुआत मुंबई से हुई थी डोगा से, तो अगेन फिर मुंबई में वो सीपी को करने के लिए करेंगे। एक बिल्डिंग में कुछ ऐसी, इसको ऐसी पापात्मा चाहिए होती है निशाचर को, जो कि उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि सीपी और मोती लाने को खुद नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें उनका वो जिस तंत्र और जिस विज्ञान का यूज़ करके उनको कैद किया गया था, उसका सामना निशाचर कर नहीं सकता है इस क्षीण पाप वाली अवस्था में, तो औरों का सहारा लेता है। तो छोटा हाजी करके कोई गुंडा वगैरह होता है, कोई माफिया डॉन, उनको ये बचाता है, तो ये अपनी ताकत दिखाता है, लोगों को मारो वगैरह करके, और फिर उसको जो है ले जाता है। और यहाँ पर जो है अब उनकी हेल्प से वो सीपी को आज़ाद करवाएगा। तो वो भी फिर वैसे ही किसी तंत्र वगैरह में कैद होते हैं, और एक गुफा में कैद है, और वो लड़ाई झगड़ा वही डोगा आ जाता है, फिर किसी में अति मानवीय शक्ति वगैरह होती है, ऐसा करके वो सीपी भी उसको मिल जाएगी घुमा फिरा के। और यहाँ पे पहली बार ध्रुव और डोगा का एनकाउंटर होता है। हालांकि इनका जो कन्वर्सेशन दिखा रखा है, कौन है ये कुत्ते शक्ल वाला, और ये कहता है इसकी शक्ल थोड़ी देखी देखी लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस ज़माने के हिसाब से खाली प्रिंट मीडिया होता था 90s में, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से नहीं मिले थे लोग, तो ये स्टोरी बिलीवेबल लगती है, यहाँ पे सेट डिटेल वगैरह आ जाती हैं। तो अब 3 पार्ट इसके निकल चुके हैं, मतलब निशाचर आज़ाद हो गया है, और नारकी और पातकी को आज़ाद कराने का सीपी और मोती उसके हाथ लग चुका है, और उनको आज़ाद भी कराया था। लेकिन इसमें एक अच्छा इनको ने इक्वल दिखाया है, इसको निशाचर मैं
ये स्टोरी कम्प्लीटली भूल चुका था। और इसका जो ये आया था आर्ट पुराने वाला, उसमें ये देखो नारकी और पात की दिखा रखे हैं कवर में। निशाचर कहीं था ही नहीं, निशाचर बैक में था, लेकिन वो इस आर्ट में नहीं है, पोस्टर में दिखेगा वो। तो मेरे दिमाग में इमेज ऐसी थी कि निशाचर मेन होगा विलेन, और ये नारकी और पात के चमचे होंगे, लेकिन ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये इंडिविजुअल है, और इवन बल्कि इसकी बातों में भी नहीं आते हैं। और शैतान है तो शैतान दिखते हैं वो, मतलब उनको निशाचर आज़ाद करवाता है, लेकिन तो भी वो नहीं पिघलते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि जो है निशाचर ने अपने किसी मतलब के लिए आज़ाद करवाया, अब हम पृथ्वी पे पाप फैलाएंगे, क्योंकि इनका तीनों का एम एक ही है, वो जो कलयुग में साबित होगा। यहाँ पे देखिए बकायदा असुर गुरु शुक्राचार्य वगैरह को भी इन्होंने फीचर कर रखा है। तो इनका ये है कि जो असुर लोक में इनमें से जो विनर होगा, वो उसको कुछ वहाँ पे रेपुटेशन मिलेगी। तो कोई भी नहीं चाहेगा ना, कॉम्पिटिशन होगा। तो सबसे पहले तो वो निशाचर को बेहोश कर देते हैं। उनको लगता है कि उनको सीपी और मोती में कैद कर दिया था ना, तो उनको लगता है कि निशाचर ने बाहर उनको आज़ाद करने की कोशिश नहीं की, जबकि सच्चाई तो ये तीनों कैद थे। और ऐसे में फिर सेम उसी लॉजिक से नारकी और पातकी में फिर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और लेकिन थोड़ी अकल भी उनमें होती है, और लोरी जैसे कि जो इनमें जो तंत्र मंत्र की जो ज्ञानी है, वो इसमें बेहोश हो जाती है। तो ये सारा कुछ डील ध्रुव डोगा को अकेले करना पड़ता है। ये इनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले पाप फैलाते हैं, फिर सोचते हैं कि इनका डिसीजन कैसे होगा कि पाप फैलाए किसने, कौन विनर है। तो फिर बाद में इनको वो ध्रुव डोगा को अपने प्यादे वगैरह चूज करते हैं, उसमें कुछ शैतान शक्ति भर देते हैं। और इसी का रीजन है कि हमको लड़ते हुए यहाँ पे ध्रुव डोगा दिखते हैं। ये जो नया अनुपम जी ने कवर बनाया, उसका उसका लॉजिक ये है कि वो पाप शक्ति भरी हुई है इनमें। मतलब जो जीत जाएगा ना, जो जिसका प्यादा होगा, वो वैसा कुछ होगा। तो इसमें थोड़ी फाइट वगैरह चलती है। तो ध्रुव डोगा वैसे ही लड़ते हैं जैसे वो लड़ते हैं एग्जैक्टली, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती। इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मेरे को यहाँ पे ये भी लगा। मतलब निशाचर में हम एक रियल फाइट की उम्मीद कर रहे थे, जो असली में कोई गलतफहमी की वजह से होती। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि ये 1998 आते आते हम ऐसे कॉमिक्स देख चुके थे, है ना, प्रलय विनाश वगैरह देख चुके थे, ये मर्द और मुर्दा ठंडी आग वैसी बुक्स आ चुकी थी, कोबी और बढ़िया आ चुकी थी, सावधान डोगा वगैरह भी की प्लानिंग चल रही। तो हर कॉमिक्स में वही गलतफहमी से लड़ाई में मज़ा नहीं आता। तो हो सकता है कि शायद अनुपम जी ने से ये डिसीजन लिया होगा कि भाई इस तरह से लड़ाई कराई जाए, जो ठीक भी लगता है, चलो वो भी ठीक है। तो फिर ऐसा होता है, फिर लोरी होश में आ जाती है, इनको इन पर से वो कुछ फेंक करके नारकी और पातकी का इफेक्ट कम करती है, फिर उनको काबू में लाया जाता है। उसका लॉजिक ये निकलता है कि सीपी और मोती नष्ट हो चुके हैं, अब इनको कैद कैसे करोगे। उसका लॉजिक ये निकालते हैं कि जिस जगह पर, जिस जमीन पर, जिस दीवार पर वो मोती था, वहाँ पर वो तंत्र था, उस दीवार को उखाड़ लाते हैं। ऐसे जिस चट्टान पे वो सीपी थी, और उनमें उनको कैद कर देते हैं। ये ट्रिक काम हो जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा पार्ट नारकी और पातकी ले जाते हैं, और उससे पहले का काफ़ी ज़्यादा पार्ट नारकी और पातकी को आज़ाद कराने वाली ट्रिक्स में निकल जाता है। तो मेन निशाचर का बहुत कम है इसमें ये रोल। फिर निशाचर होश में आ जाता है, और अगेन अब इसको जो आज़ाद कराने की ट्रिक उनको पता नहीं होती, क्योंकि वो उस समय दया योगी बताने वाले ही थे, लेकिन वो कोमा में चले जाते हैं। हालांकि हमको पता है कि वो चीज़ ज़मीन। तो अब ये क्या करते हैं, बस सिंपल सा ट्रिक होता है इसमें कि कोई एडहेसिव की फैक्ट्री होती है, फेविकोल वर्ड यूज़ किया। उस ज़माने में एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते थे फेविकोल वगैरह। तो बहुत हैवी ड्रम सा होता है, और इनकी प्लानिंग होती है, टाइमिंग होती है। तो डोगा बहुत मेहनत करके, हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करता है, वो निशाचर फेंक देता है बहुत बड़ा ड्रम। निशाचर उस पर उसको फाड़ देता है, उसके ऊपर फेविकोल से या फेविकोल जो है लिखा हुआ चिपक जाता है उस पर से। फिर जहाँ जिस कब्र से वो निकला था, वो वाली मिट्टी ध्रुव अपने हेलीकॉप्टर वगैरह से मंगवा करके उस पर गिराता। तो एक्चुअली वो ज़मीन में कैद हो जाता है, क्योंकि इनको इसको ट्रिक पता होती है। इसको पता है कि ये मुझे कैद करने की कोशिश वैसे ही करेंगे। तो वो कहता है कि मैं हवा में रहूँगा ही नहीं ना, मैं ज़मीन पे रहूँगा नहीं, तो कैद कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा तरीका था, और इसमें इन्होंने ये मेंशन भी कराया दोनों ने आपस में कि भाई ध्रुव का आइडिया था, ध्रुव ने बोला कि भाई हमें कैसे उठा सकता था, आपकी मेहनत थी, आपने उस टाइमिंग के हिसाब से उठा लिया। फिर डोगा ने बोला हमारा लक भी था कि मान लो कि अगर हमने ड्रम फेंका और निशाचर उस पर आक्रमण ना करता और हट जाता, तो मतलब ये भी दिखाया कि कौन सी हो गया। और इतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि निशाचर वर्ड यू है तो निशाचर ही निशाचर है। मतलब इसमें स्टोरी टुकड़ा टुकड़ा में चलती है, निशाचर का मुक्त होना, फिर नारकी और पातकी को मुक्त करवाना। तो एक में राजनगर है, तो दूसरे में मुंबई वगैरह, इस तरीके से चलती है स्टोरी आगे। और इसमें ये दिखा था कि निशाचर असफल हो गया। अब हम ये सीन मुझे हमेशा याद है, ये 90s में भी मैं पढ़ता था काफ़ी। निशाचर थी मेरे पास में, कवर लेस थी, बहुत ही बुरी हालत में थी, लेकिन थी। कलयुग मेरे पास कभी नहीं थी। और इसका लॉजिक उस समय में ये था कि निशाचर मैंने खरीद ली थी शायद, जो भी था, या थी मेरे पास में, और कलयुग में किराए पे लेके आ गया था। 25 रुपये की थी वो, शायद 2 या 3 रुपये में लाया था मैं। तो हमारे मन में इस तरीके से, जो मैं और मेरे ब्रदर वगैरह हम जब कलेक्शन करते थे, तो हमारा ये होता है कि पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो एक लॉजिक हमारा उस समय ये होता था कि यार अगर आपको ये चीज़ खरीदनी है 25 रुपये वाली कॉमिक्स जो है, तो आपने वो 2.5 रुपये या 3 रुपये वेस्ट क्यों करे। मतलब तब वो पैसे इसी में लग जाते हैं ना, मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह लग करके। तो इस लॉजिक की वजह से मैंने कलियुग कभी खरीदी नहीं। और जब खरीदी, जो मतलब अब जब 2020 के बाद मैंने खरीदी, तो इसमें बस ऐसे एक्चुअली जैसे ये जो सेट जो रिलीज़ किया इन्होंने सोनी का, तो उसमें सूरमा और क़यामत का कनेक्शन है, और पक्का है। मतलब आपको सूरमा पढ़नी चाहिए क़यामत पढ़ने से पहले। काफ़ी सारे इवेंट्स का कनेक्शन है। उसी तरीके से निशाचर कलयुग का कनेक्शन वैसा है, मतलब आप इनको बिल्कुल सेपरेट पढ़ सकते हो। निशाचर को सेपरेटली पढ़ा जा सकता है, कलयुग को इसमें आपस में सच में कोई कनेक्शन नहीं है।
इवन जो जो कैरेक्टर्स वो भी चेंज है। यहाँ पे ध्रुव और डोगा है, यहाँ पे नागराज और ध्रुव है, जो हमारे फेवरेट उसमें से एक है। और प्लस बस इसमें इतना सा कनेक्शन है कि बस ये कि निशाचर नार की बात की अगर सक्सेसफुल होते, या उनकी जो प्लानिंग थी वो बस इतनी सी थी कि वो अगर पाप यदि फैलाने में सफल हो पाते, पृथ्वी पर अगर पाप को फैला देते साम्राज्य को, तो उनको असुर लोक में एक अच्छी पोजीशन मिल जाती, बस इतनी सी बात थी। बट और उनकी इस हरकतों पे डेफिनेटली असुर लोग की नज़र थी, ये असुरराज शंभू का है। तो उन्होंने बोला कि निशाचर देखो हमारा फेल हो गया, लेकिन अब हम इंतजार नहीं करेंगे और एक ऐसा वार करेंगे मानवों पे। वह वार क्या है ये आपको पता चलेगा कलयुग में। तो कॉमिक समाप्त, इंतजार शुरू कलयुग। अब कलयुग उसके नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी, और उसका भी अगेन फिर कवर वगैरह बनाया गया। तो ये मैंने इसको लिटरली पढ़ा। अब कब देखो लिखा हुआ होता है कि कब कैसे पढ़ना, वरना तो इतने मैंने कलेक्शन वीडियोस वगैरह दिए पर कभी पढ़ा नहीं। और ज़्यादातर वीडियोस में ये आता है कि आप पढ़ते भी हो कि इनको डिफरेंटली पढ़ते हैं, पर समय भी आप जिम्मेदारियाँ होती है, परिवार के काम होते हैं बहुत सारे। एक संयोग बैठा है कि समय था, मन हुआ, बुक हाथ में थी तो पढ़ ली उसको। तो मेरी तरफ से ये था निशाचर का थोड़ा सा एक मतलब प्रलय के साथ में कंपेयर, या मैं प्रलय और निशाचर कंपेयर को मैं पूरा का पूरा परावी तारा और सोनिका का कंपेयर बोल सकता हूँ। और हाँ, मैं एक बात और ऐड करूँगा कि ये जो रेगुलर साइज़ में जो ये जो आजकल बुक्स आ रही हैं 100 रुपये के हिसाब से जो आई थी, इनकी क्वालिटी इतनी गज़ब लगी, मैंने इनको पढ़ा। तो मैं सच बताऊँ तो ये आप ये कभी मत कन्फ्यूज़ होना कि सेम पब्लिशर की तरफ से ये स्मॉल साइज़ में बुक और ये बिग साइज़ में है। मतलब इन दोनों की क्वालिटी का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। आप इसकी इसकी चमक देखो, इस कवर की, इसको देखो। मतलब डेफिनेटली इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो है। इवन पेपर देखो आप, मतलब अगर आप ऐसा पेपर देते हैं ना तो अलग ही बात होती है। मतलब ये जो 100 रुपीज़ के जो सेट मैंने अभी लेटेस्ट देखे हैं, अलग ही लेवल की क्वालिटी उन्होंने दी है। अच्छा एक और ना, ये एक और बात बताऊँ, ये जो मैं आगे मेंशन करूँगा वीडियो में, ये जो एक ऐड है ना, इसमें देखो विश्वकन्या है, ये ध्रुव है, इंस्पेक्टर स्टील है, नागराज वगैरह। ये पेज मैंने फटा हुआ देखा था बचपन में, मैं 5th क्लास में था। और उस पेज से हमने फिर टुकड़े टुकड़े करके ये सब मैंने बनाए थे। ये मतलब 10-12 से ज़्यादा हो गए होंगे कैरेक्टर। और इस पेज की हमेशा मैं पूरी ज़िंदगी तलाश करता रहा। हमको ये कौन सा ऐड था जिसमें इतने बढ़िया नागराज ध्रुव वगैरह बने हुए थे, वो कभी मुझे मिला ही नहीं। मतलब ये 1990 जो 7-8 की जो बुक्स हैं उसमें कभी कभी जिक्सा बदल के ऐड मिल जाते थे ऐसे, या कभी वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह के ऐड मिल जाते थे। कहीं हो सकता है इसमें हो, दिखाऊँ आपको, ये देखो ऐसे ट्रेडिंग कार्ड के ऐड मिल जाते थे। लेकिन मेरे को ये पेज कभी नहीं मिला। मैंने कहा काश, ये मैंने आज पहली बार जब मैंने मेरे पापा सीरीज़ पढ़ी, अब जाके मेरी तलाश खत्म हुई है। इसके लास्ट पार्ट जो डॉन था उसमें देखो ऐड था, इसमें ध्रुव वगैरह पोज वगैरह देखो, जूते वगैरह। मैंने इसको उस समय पे ब्लेड वगैरह से कट किया था, तब मेरे लिए बहुत टफ था उस समय में इनको छोटे छोटे को कट करना। खैर वो मैं बाद में मेंशन करूँगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये जो 100 वाली जो इन्होंने आई निकाली है, इनकी अलग ही लेवल की क्वालिटी है। मतलब आप अगर हाथ में लेकर के ऐसे देखोगे ना, आपको अंदर के जो है ये भी आपको लगेगा उभरे उभरे से लगेंगे। ये जो है ना, आप कैसे बोलते हो कि जैसे स्पोर्ट यूवी है, स्पोर्ट यूवी आप जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो देखो ना कि यार थोड़ा सा ये डोगा वगैरह उभरा हुआ लग रहा है स्पोर्ट यूवी में। देखो ऐसे, जैसे ये डोगा तो उभरे हुए लगे हैं, स्पोर्ट यूवी इफेक्ट है। बाकी तो नॉर्मल प्रिंटिंग अंदर है ही। ये देखो कुछ ज़्यादा खास इसमें नज़र नहीं आता, प्रिंटिंग है। लेकिन ये जो इन्होंने प्रिंट करी है, इनमें जो पेपर वगैरह यूज़ करा है, देखो आप, आपको बड़ा एक अलग ही एहसास होगा। मतलब आप जैसे हो सकता है फील कर पा रहे हो, देखो ऐसे लगे स्पोर्ट यूवी वगैरह है। तो कहीं से भी इसके आगे टिकती नहीं है, इसलिए मतलब तो ग्लोसी होता है। तो ये जो भी बोलते हैं ना, जैसे मनीष गुप्ता जी सिल्की मैट वर्ड यूज़ करते हैं, उन्होंने ग्लोसी नहीं दिया। तो इस बिग साइज में ना कंप्रोमाइज़ तो करते हैं। और मनोज जी को खैर वो मार्केटिंग वगैरह अच्छे से आती है, तो उन्होंने एक बार अनुपम जी का आर्ट दिया है इसी वजह से कलेक्टिबल बन जाता है। ट्रिविया वगैरह तो झूठी बातें हैं, मतलब इसमें अब एक्स्ट्रा अंदर कुछ नहीं है ना, तो अनुपम जी कलम से वगैरह कुछ है, और ट्रिविया भी छोटा सा है बस ऐसा करके। और कहीं ना कहीं इनके आपस में कुछ कनेक्शन होते हैं, मतलब टीम का कोई कनेक्शन होता है, क्योंकि सेम देखो आर्ट इन्होंने भी चूज़ करी, सेम उन्होंने भी चूज़ करी, तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। बट स्टिल ये एक अच्छी डील थी और अच्छी बुक मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मेरा तो मन करा कि अब मैं इसके बाद मैं कलियुग को भी पढ़ डालूँ। पर खैर मैंने, और कल के कल मेरा मन ना एक्चुअली रिव्यू करने का नहीं करा था। ये कल के कल मैंने पढ़ ली थी ये वाली। इसका भी मैं रिव्यू करूँगा। 4 पार्ट इसी से काफ़ी अच्छा मज़ा आया इसको पढ़ने में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना उचित होगा। आई होप आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ, और विजयदशमी यानी कि दशहरे की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।